नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं और सबसे पहले बात करेंगे दमोह के दंगल की। दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कांग्रेस से अजय टंडन जबकि बीजेपी से राहुल लोधी उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दमोह में कुल 2,39,808 वोटर्स हैं, तो वहीं 1,24,345 पुरुष मतदाता जबकि 1,15,455 महिला वोटर्स हैं। वहीं 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच हो रहे इस चुनाव को लेकर सबकी नजर है और अब तक 21% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपना वोट डाला। कुछ देर पहले वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे। तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने यहां पर वोट डाला। साथ ही अन्य मतदाता भी पहुंचे वोट डालने के। तो अजय टंडन जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, वे मतदान केंद्र पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी सहभागिता निभाई। सबका अधिकार है और मैं ये चाहूँगा कि सब लोग अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपकी मत से ही दमोह की फिजा और दमोह में बदलाव आएगा। तो सुना आपने, अजय टंडन ने सबसे अपील भी की है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें क्योंकि यदि वे मतदान करते हैं तो उनके मत से ही फिजा और माहौल में बदलाव आएगा। जो जीतेगा वो दमोह का दमदार होगा। साथ ही आपको बता दें कि और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मुकाबला है वो अजय टंडन जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं और राहुल लोधी जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, इनके बीच में है। हालांकि 21% मतदान अभी तक हुआ है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। तमाम कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो उपचुनाव है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अभी तक तो कोई भी ऐसी खबरें सामने नहीं आई हैं जो कि आयोग के जो नियम कायदे कानून है उनका उल्लंघन करती हों, जो तमाम गाइडलाइंस है कोरोना की उसका उल्लंघन करती हों। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, मतदान केंद्रों में देखा जा रहा है कि लोग पहुंच रहे मतदान करने के लिए। अभी तक कुल कितने प्रतिशत वोटिंग होने की संभावना है? आज बिल्कुल लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 घंटे में बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से 4 घंटे का जो अभी तक का आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके अनुसार 21.43% जो है वो वोटिंग अभी तक हुआ है 4 घंटे। हालांकि 4 घंटे से ज्यादा वोटिंग को हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय में करीब और ये परसेंटेज आगे जाएगा क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से 2-2 घंटे का जो है वो वोटिंग परसेंटेज दिया जा रहा है। तो 4 घंटे में 21% से ज्यादा वोटिंग फिलहाल हो चुकी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60% से ऊपर यदि इसी हिसाब से वोटिंग चलती रही तो 60% से ऊपर वोटिंग जा सकती है। हालांकि क्योंकि ये दोपहर का समय है, धूप तेज है, ऐसे में गर्मी से बचने के लिए हो सकता है कि सुबह के समय जो 4 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज 21 से ज्यादा पहुंचा उसके बाद अभी इसकी रफ्तार हो सकता है कि थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही शाम को 4 बजेंगे थोड़ी ठंडक मौसम में आएगी। उसके बाद ये अंदाजा है और ये संभावना भी है कि करीब 4 से लेके शाम को 7 बजे के आखिरी जो घंटे हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है डबल से भी ऊपर जाएगा। तो 70% तक वोटिंग होने की दमोह में संभावना है और जिस तरीके से वोटिंग की रफ्तार है उसको यही देख के लगता है कि 70 से पार जो है दमोह के चुनाव में लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो तमाम सुविधाएं और तमाम जो व्यवस्थाएं वो सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा पहले ही आयोग के निर्देश पर पूरी कर ली गई थी और उसी सेटअप के अनुसार क्योंकि कोविड का डर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, ऐसे में अब जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए हर एक मतदाता से अपील भी की गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा और उसी का अब असर दिखने लगा है कि लोग बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में जो है अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग बढ़ चढ़कर मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है शाम तक और अभी मतदान होगा
22 दशमलव को टच करने वाला है कुछ ही देर बाद मनोज। और देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर थोड़ी उत्सुकता भी है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से बदलाव की बयार हुई, पिछले साल जो बदलाव हुआ था, राहुल लोधी जो कि कांग्रेस से जीत कर आए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब इनके बीच भी एक कड़ा मुकाबला है। कहीं एक ये भी कह सकते हैं कि साख का सवाल भी है दोनों के लिए। जी बिल्कुल रेनू, क्योंकि दमोह के उपचुनाव में करीब 22 प्रत्याशी अपने भविष्य को आजमा रहे हैं। हालांकि सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। बीजेपी की तरफ से राहुल सिंह लोधी जो है वो उम्मीदवार है। हालांकि कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस जो है अजय टंडन को मैदान में उन्होंने उतारा है। ऐसे में कांग्रेस माहौल बनाने का कोशिश कांग्रेस ने चुनाव में की थी कि किस तरीके से दल बदल के और पैसों की दम पे इस तरीके के कई आरोप चुनाव प्रचार के दौरान देखे गए थे। हाल ही में गाड़ी में पैसे बरामदगी का भी मामला सामने आया था। कई आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए थे, लेकिन सफाई भी बीजेपी की तरफ से इस मामले में आई थी। तो कई आरोप प्रत्यारोप और जमकर प्रचार प्रसार दमोह के चुनाव में कोरोना की इस बड़ी विकट संकट स्थिति में देखने को मिला। हालांकि अब वहां पे सरकार का फोकस है कि जो लोग संक्रमित है उन तक किस तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह के हैं। ऐसे में अब फोकस सरकार का चुनाव के बाद अब वहां पे व्यवस्थाओं को करने का है, बेड की संख्या बढ़ाने का है, वहां पे दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का है। लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो तेजी से लगातार दमोह में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है, तकरीबन 22% मतदान टच होने वाला है। और जैसा कि आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और अजय टंडन भी पहुंचे हुए थे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। उन्होंने सभी से अपील भी की है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही वे मतदान केंद्र तक पहुंचे। और भोपाल से खबर है, जहां पर एमपी में तेजी से फैलता है कोरोना संक्रमण। बहुत तेज इसकी रफ्तार होती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। कुंभ से लौटकर जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी जांच होगी। होम आइसोलेशन व्यवस्था को बनाए प्रभावी, मरीजों से बात करें प्रभारी मंत्री। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें तय कर दिया गया है कि कुंभ से जितने भी लोग आएंगे उनके स्टेशन पर जांच होगी। तबियत खराब लग रही है, होम आइसोलेशन पर उनको रखा जाएगा और इसकी पूरी व्यवस्था किए जाने की बात कही उन्होंने। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्री को भी निर्देश दिए हैं कि वे भी मरीजों से लगातार बात करते रहें। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, कुंभ से जितने भी लोग आएंगे उनकी जांच करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो समीक्षा बैठक की है वर्चुअली, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की, और इस दौरान जैसा कि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो भी पहुंचे थे, आम जनता भी पहुंची हुई थी कुंभ में स्नान करने के लिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग वापस आएंगे, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो भी लोग वापस आएंगे मध्य प्रदेश के रहवासी, उनका स्टेशन पर ही चेकअप होगा, उनकी जांच होगी। उस पर वो उस जांच के आधार पर यदि वो सही पाए जाते हैं तो ही उन्हें उनके घर जाने दिया जाएगा, और उसके बावजूद उनको होम आइसोलेशन पर रहने की नसीहत दी जाएगी। और इसके अलावा यदि किसी की तबीयत खराब होती तो उसे उचित इलाज भी दिया जाएगा। साथ ही सभी को जाते ही होम क्वारंटीन रहना है। प्रभारी मंत्री को भी निर्देशित किया गया है कि जो मरीज होंगे उनसे लगातार वे बात करते रहें। हालांकि संख्या काफी ज्यादा है, इसे मैनेज करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है सरकार। किसी भी तरीके से कोई रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती है। जो कुंभ हो रहा है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोग आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो कुंभ हुआ है अब वो भी सबके सामने है। अब लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कुंभ में जो साधु संत पहुंचे हुए हैं, जब वे यहाँ से कहीं और जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना फैलेगा। अब इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में पहले से एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं। संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की, क्या कुछ दिशा निर्देश जो कुंभ से लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश? रेनू, बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, तेजी से जो संक्रमित है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। कई लोगों की जान इस महामारी से जा रही है। तो ऐसे में संक्रमण अब और आगे तेजी से ना फैले, इस ओर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो कुंभ में जिस तरीके से भीड़ देखी गई थी और वहां पर भी कई लोगों की जान संक्रमण के कारण जा चुकी, तो ये कोशिश है सरकार की कि यदि वहां पे जो मध्य प्रदेश से लोग कुंभ में गए हो या साधु महाराज
कि वहाँ पे गए हो, तो उनका जब आना मध्य प्रदेश में हो तो उस दौरान उनकी प्रॉपर एक थर्मल स्कैनिंग हो या फिर दूसरी रैपिड की जांच हो या दूसरी जांच हो जो कि कोरोना से जुड़ी है, वो जांच उनकी हो और इसके अलावा वो अपने आप को होम आइसोलेशन में रखे। इस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। सरकार का फोकस भी इसी हो रहा है कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त करें, किस तरीके से लोगों को अपील करें और जागरूक करने का काम करे। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत समीक्षा बैठक में इस बात का भी जिक्र हुआ था कि जो लौटेंगे मध्य प्रदेश कुंभ से उनकी जांच होना अनिवार्य है और इसी अनिवार्यता को करते हुए चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या फिर जो बॉर्डर है वहां पर इस तरीके की व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है। जो लोग यदि मध्य प्रदेश में एंटर होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन करीब 14 दिन का उनका किया जाएगा। उनमें यदि सिम्टम होते तो उनकी जांच भी कराई जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र से जिस तरीके से संक्रमण तेजी से महाराष्ट्र में फैला, उसके बाद जो व्यवस्थाएं महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से की गई थी उसी दृष्टिकोण से अब जो कुंभ में जो मध्य प्रदेश के लोग गए थे उनको भी इसी तरीके से अब जो है एक नई व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई। उसी को लेकर समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं और साथ ही प्रभारी मंत्री को भी निर्देशित किया गया है कि जो मरीज होंगे उनके लगातार संपर्क में वे बने रहें। जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं या इलाज नहीं मिल पाता है तो उसकी तुरंत व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कुंभ से जितने भी लोग लौटेंगे वापस मध्य प्रदेश आएंगे उनका हॉस्पिटल स्टेशन पर ही जांच होगी। ज्यादा तबीयत खराब पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। बाकी सबको कहा गया है कि सभी लोग अपने घर जाकर होम आइसोलेट हो जाएं। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मरीजों को अस्पतालों में ना तो बेड मिल रहे हैं, ना तो मरीजों को ऑक्सीजन और इंजेक्शन मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही थी। स्थिति भयावह हो रही है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर व्यवस्था को सुधारने का काम करे। और इंदौर से बड़ी खबर है। महेश मौर्य का कोरोना से निधन हुआ है। महिला बाल विकास के में CDPO थे महेश मौर्य। इंदौर में पदस्थ थे। मास्क ना पहनने वालों पर कार्रवाई कर रहे थे। संक्रमित होने के बाद इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दुखद मौत हुई। इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर महेश मौर्य का निधन हुआ है। अब ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी में तैनात थे वे। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनको मास्क लगाने की समझाइश दिया करते थे। महेश मौर्य का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। महिला बाल विकास में CDPO थे महेश मौर्य। इंदौर में पदस्थ थे। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे थे। संक्रमित होने के बाद उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और खबर इंदौर से है। कैदियों को वैक्सीनेशन के लिए आधार जरूरी नहीं। जी हां, PID कार्ड से होगा कैदियों को वैक्सीनेशन। जहां सेंट्रल जेल में बंद 300 कैदियों का होगा वैक्सीनेशन। सांसद शंकर लालवानी ने पहुंचे सेंट्रल जेल, जहां जेल में किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। और इस दौरान जितने भी कैदी हैं जरूरी नहीं कि उनके पास जब आधार कार्ड होगा तब भी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। आधार जरूरी नहीं होगा। PID कार्ड से उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। यानी कि कैदियों का जो PID कार्ड होता है उसके माध्यम से ही उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सेंट्रल जेल में बंद 300 कैदियों का होगा वैक्सीनेशन। सांसद शंकर लालवानी पहुंचे सेंट्रल जेल, जहां पर जेल में उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है। खबर भोपाल से है, जहां पर हमीदिया अस्पताल के कर्मचारियों का हड़ताल। वार्ड बॉय, अटेंडर, सफाई कर्मी हड़ताल पर गए हैं। 200 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो वार्ड बॉय और अटेंडर, सफाई कर्मी सभी हड़ताल पर चले गए हैं। सुविधा और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संविदा नियुक्ति करने की भी मांग सभी लोग कर रहे हैं। तो वहीं अफसरों पर लगाया भेदभाव का आरोप। बड़ी खबर, जहां एक तरफ बहुत पीक टाइम है कोरोना का और इस वक्त बहुत जरूरी है कि साफ सफाई की बनी रहे, और इसी दौरान जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अफसरों पर उन्होंने भेदभाव का आरोप भी लगाया है। उनका ये कहना है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वेतन बढ़ाया जाए, उनकी संविदा भर्ती की जाए। ये कहना है वार्ड बॉय, अटेंडर और साथ ही सफाई कर्मियों का। तो सभी हड़ताल पर हैं। 200 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अब कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से नुकसान मरीजों को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है
जो भी सुविधाएं होनी चाहिए अस्पताल में, जो भी उनको जरूरत होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टरों की भी कमी होगी इसके चलते। अब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी सबसे ज्यादा अस्पताल प्रबंधन को भी उठानी पड़ेगी। संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत पीक टाइम है, कोरोना चल रहा है और इस ऐसे टाइम पे 200 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर जो गए हैं, अब आगे क्या कदम, क्या कहना है इनका? प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को इस पूरे मामले में देखने करनी, क्योंकि ये जो पूरा स्टाफ है तकरीबन 200 से 250 से ज्यादा जो सफाई कर्मी हैं, इनके साथ लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। इनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई जा रही है और इन पर इस समय काम का बोझ भी ज्यादा है। हालांकि इनकी मांगे भी जायज है, मगर अब देखते हैं कि प्रबंधन और ये सफाई स्टाफ के बीच क्या समझौता हो पाता है। मगर फिलहाल अभी तक काम ठप पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, काम ठप है। मैं ये पूछ रही हूँ जितेंद्र की, क्या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया या बात करने के लिए कोई आगे आ रहा है? देखिए, ये जो स्टाफ है, आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, इसे हमीदिया मैनेजमेंट को ही टैकल करना है। जाहिर सी बात है, मगर हमीदिया स्टाफ की जो साफ सफाई व्यवस्था फिलहाल अभी बंद पड़ी है। अभी दोनों पक्षों में सहमति की बातें चल रही, देखते हैं आगे आने वाले कुछ समय में क्या समझौता हो पाता है। उसके बाद ही हमीदिया अस्पताल की जो तस्वीर है साफ हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जो 200 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जितने भी कर्मचारी वापस काम पर लौट जाए। हमीदिया अस्पताल के कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर गए हुए हैं। और अगली खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर सीहोर के श्यामपुर हाईवे पर आज सुबह के वक्त तेज रफ्तार ऑक्सीजन लेकर जा रहा टैंकर पलट गया। गनीमत ये रही कि टैंकर की चपेट में लोग और कोई वाहन आने से बच गया। वहीं टैंकर से ऑक्सीजन की लीकेज भी नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को खड़ा किया गया और उसके बाद वापस उसके गंतव्य तक उसे पहुंचाया गया। एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें रखा हुआ था, ऑक्सीजन लोड था और इसके लेकर टैंकर आ रहा था। बाल बाल सभी लोग बचे हैं, आसपास कोई जनहानि नहीं हुई है। सड़क किनारे ऑक्सीजन टैंकर पलट गया और इसी दौरान ड्राइवर और मुसाफिर बाल बाल बचे। हिमाचल के कांगड़ा में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बिना सरकार की इजाजत के दवा का निर्माण किया जा रहा था। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी और इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में डॉक्टर विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं। एक बॉक्स में 25 इंजेक्शन थे। आरोप है कि डॉक्टर विनय इस कंपनी को 2020 से चला रहा है। उसने बताया कि वह ये इंजेक्शन हिमाचल से लाया है। वो इसके लिए ठोस दस्तावेज भी पेश नहीं कर सका। मामले में क्राइम के साथ ड्रग विभाग की टीम भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर विनय ने दिसंबर 2020 में कंपनी के मैनेजर के माध्यम से कांगड़ा के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला के पास इंजेक्शन के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी थी। मौजूदा समय में कंपनी में पेंटाजोल टैबलेट्स का उत्पादन हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद कंपनी बंद थी। अगस्त 2020 को आरोपी ने कंपनी में फिर से उत्पादन शुरू करवाया और कंपनी के मैनेजर के जरिए फिर से एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला से रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए लाइसेंस देने का आवेदन किया था, लेकिन फिर अनुमति नहीं मिली थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने नूरपुर की ड्रग इंस्पेक्टर को मामले की जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। संसारपुर में ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस कंपनी में जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके अचानक से वहां पर रेमडेसिविर नाम के जो इंजेक्शन बरामद किए हैं, उनके बॉक्स बरामद किए हैं, उससे ड्रग महकमे में कहीं ना कहीं खलबली है। इसलिए क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रहा कि वहाँ पर इतने समय से आखिर वो लोग कौन थे, किनकी सह पर जो है वहाँ पर इस तरह के ये इंजेक्शन जो वो तैयार किए जा रहे थे, वो भी कोरोना काल में, जबकि कोरोना काल में जिस इंजेक्शन की इतनी बड़ी डिमांड है, उसी इंजेक्शन को वहाँ पर तैयार किया जा रहा था, जबकि उसकी अथॉरिटी जो है विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। इस खबर की कहीं ना कहीं पुष्टि अब होने लगी है कि वहाँ पर जो मौके पर जो हम संसारपुर में जो ये ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहां पर ये गोरख धंधा जरूर चल रहा था और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा वहां पर न केवल जो रेमडेसिविर नाम की जो ये इंजेक्शन होते हैं उनको बरामद किया है, बल्कि जो इनको बना रहा था उस शख्स को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और बुरहानपुर से बड़ी खबर है। इंदौर से अकोला जा रही बस पकड़ी गई। महाराष्ट्र के अकोला जा रही थी बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यात्रियों को चेकअप के बाद भेजा जाएगा।
यात्रियों को भेजा जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अकोला जा रही थी बस और इसी दौरान जांच की गई। बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी जो यात्री थे उनसे भी पूछताछ चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर मंडला से, जहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत का एक बार फिर से ये बड़ा मामला सामने आया है। मुख्य रेंज के अलगी दादर में मिला शव। जांच में जुटा टाइगर रिजर्व प्रबंधन। चूंकि लगातार बाघों की मौत हो रही है, अब बाघों की मौत के कारण क्या है, स्पष्ट कारण वो फिलहाल कहे तो जाते हैं कि जांच होगी, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट नहीं रखी जाती सबके सामने। एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत हो गई है। तो इंदौर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने अपनी सूझबूझ से 2 ट्रेन यात्रियों की जान बचा ली। दरअसल एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर ट्रेन के फुट रेस्ट और प्लेटफॉर्म के गैप में फंस गया। मुसीबत में फंसे युवक को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे शख्स ने मदद की कोशिश की, लेकिन युवक को निकालने के चक्कर में मददगार शख्स ही लड़खड़ा गया और उसका भी पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के फुट रेस्ट के बीच में फंस गया। अब इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ सिपाही जितेंद्र दौड़ लगाते हुए मौके पर पहुंचा और दोनों युवकों को जान पर खेलकर निकाल दिया। हालांकि इस दौरान दूसरे यात्रियों ने भी इसकी मदद की। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। छतरपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में था लकड़ी का गोदाम। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले ही सबको मालूम है कि जब भी गर्मी का वक्त आता है तो आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला सामने आया था जहां पर लकड़ी के गोदाम में आग लगी। ये आग कैसे लगी स्पष्ट कारण नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन पूरा मामला जाँच का विषय बना हुआ है। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो देख सकते हैं। तो अपने ब्राउजर में